हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है RCC में उसी के आगे हम बढ़ा रहे हैं। जितना हम कल तक पढ़े थे उसमें हम क्या क्या पढ़े थे, वही डायगोनल टेंशन वंशन के बारे में हमने देखा था। क्रैकिंग को हमने निकलवा दिया था। क्रैकिंग थीटा का मान कहाँ पर, ठीक है, कितना होगा ये भी हमने आपको बता दिया था। हम वहाँ पर देखे थे कि जब बेंडिंग मोमेंट का मान 0 हो रहा था, शियर फोर्स मैक्सिमम हो रहा था, तो उस स्थिति में जो थीटा का मान आ रहा था, वो हमारा आया था 45 डिग्री या 135 डिग्री। क्लियर हो? फिर हम कहते हैं जब बीच में गया था जहाँ बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम हुआ था, जब बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होता, बेंडिंग स्ट्रेस भी वहाँ पर मैक्सिमम होता, और ऐसे केस में जो थीटा का मान था हमारा कितना आया था 0 डिग्री अर्थात 90 डिग्री। तो बात आती है जो डायगोनल इसमें होता है टेंशन, यहाँ कहेंगे कि जो क्रैक जनरेट हो रहा था, क्रैक किस लिए जनरेट हो रहा था, तो हमने कहा डायगोनल टेंशन के कारण। किसके कारण होता है? डायगोनल टेंशन के कारण। ये डायगोनल टेंशन किसके कारण हुआ? हमने कहा प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण। डायगोनल टेंशन किसके कारण हुआ? प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण। प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके कारण हुआ? तो हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के कारण। क्लियर हुआ? तो मतलब क्या, पीछे जाके देखिएगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ से पूरा एक लिंक चलते हुए, कड़ी चलते हुए क्या हुआ, आगे बढ़ा था। सबसे पहले हम लोड देखे थे, लोड के बाद मोमेंट हुआ था, मोमेंट के बाद बेंडिंग स्ट्रेस होता। और बेंडिंग स्ट्रेस को हमने क्या देखा था कि एक वर्टिकल स्ट्रेस कार्य कर रहा था, एक हॉरिजॉन्टल शियर कार्य कर रहा था। एक वर्टिकल शियर, एक हॉरिजॉन्टल शियर। हॉरिजॉन्टल शियर के आधार पर हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स, वर्टिकल शियर के आधार पर वर्टिकल शियर फोर्स। क्लियर हुआ? फिर हम देखे थे दोनों को मिला के कॉम्प्लीमेंट्री शियर बना था, जिसके आधार पर हमने वहाँ पर 2-3 प्रकार का क्या निकाले थे, शियर स्ट्रेस का मान, और उसी के आधार पर हम वहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन का मान भी निकाले थे, नहीं प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान निकाले थे। प्रिंसिपल स्ट्रेस में एक आपका था माइनर, एक हमारा था क्या, ठीक है, मेजर। माइनर और मेजर दोनों क्या है, जो मेजर था वो हमारा टेंसाइल फोर्स के कारण आ रहा था, जबकि जो माइनर था हमारा किसके कारण आ रहा था, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स का। अर्थात हमने कहा था, वहाँ पर देखा था कि एक कोने को पकड़ क्या कर रहा था, खींच रहा था। आप पीछे जाकर लेक्चर देखिएगा, उसमें क्या कर रहा था, कॉर्नर को पकड़ खींच रहा था। जब खींच रहा था तो उसमें क्रैकिंग जनरेट हो रही थी, और एक क्या कर रहा था, कंप्रेस कर रहा था। एक क्या कर रहा था, उसको कंप्रेस कर रहा था। इस कंप्रेस के कारण क्या होता है, हम कहेंगे इसके कारण भी क्रैकिंग जनरेट हो। लेकिन हम जानते हैं कि जो भी कंक्रीट होता है वह कंप्रेशन में अधिक मजबूत होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। तो हम उसके द्वारा बनाए गए क्रैक्स को एज्यूम नहीं करते हैं, वो हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है, जहाँ पर टाउ वी का मान, ठीक है, टाउ सी मैक्स से भी अधिक हो जाता है। ऐसे केस में हम बात करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स का मान ज़्यादा हो रहा था, और जब कंप्रेसिव फोर्स का मान ज़्यादा हुआ तो वो कंक्रीट वहाँ पर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कंक्रीट क्या करेगा, वहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखे थे कुछ, ये हमारा इस प्रकार से बन रहा था, इसको इधर पर खींच रहा था, इसको इधर पर खींच रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था, टेंसाइल क्रैक। जबकि ये इधर क्या कर रहा था, इनको कंप्रेस कर रहा था। इस कंप्रेशन फोर्स या कंप्रेशन स्ट्रेस के कारण हम कहेंगे कि इस कंक्रीट में क्या होती है, क्रशिंग होती है। बता क्लियर बात? ठीक है, तो ये इतना चीज आपको पता चल गया था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे और आगे। हमने कहा कि जो क्रैकिंग हो रहा है, ये क्रैकिंग किस कारण से हो रहा है, जो क्रैकिंग हो रहा है, ये क्रैकिंग किस कारण से हो रहा है, हम कहेंगे एक्सियल टेंसाइल फोर्स के कारण। किसके कारण? एक्सियल टेंसाइल फोर्स या शियर फोर्स के कारण हम कहेंगे डायगोनल टेंशन होगा। बता दो क्लियर हो भाई, फोर्स लग रहा था, तभी थोड़ा खींच रहा था उसको, ठीक है। अब टेंसाइल फोर्स के स्थान पर कभी कभी क्या लिख सकता है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स के स्थान पर लिख सकता है यहाँ पर, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ पर क्या लिख सकता है, बेंडिंग स्ट्रेस, या यहीं पर लिख सकता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, या यहीं पर क्या लिख सकता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर हुआ? तो ये सभी हमारा क्या होता है, अगर टेंसाइल की बात करेंगे तो हम कहेंगे वहाँ पर क्रैकिंग होगा, टेंशन क्रैक होगा। कौन सा क्रैक होगा यहाँ पर? टेंशन क्रैक होगा। अर्थात डायगोनल टेंशन क्रैक जनरेट होता है। क्लियर हुआ? अब बात ये आती है कि इस डायगोनल टेंशन क्रैक को हम कम कैसे कर सकते हैं, मतलब ठीक है, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर कहेंगे क्या, कि यदि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में कंप्रेसिव फोर्स का मान हमने बढ़ा दिया। किसका मान बढ़ा दिया? कंप्रेसिव फोर्स का मान हमने बढ़ा दिया। तो अब बता भाई, जानते हो क्या कि जो कंक्रीट होती है वह कंप्रेशन में अधिक मजबूत होता है। हमने एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स का मान बढ़ाया, जब एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स का मान बढ़ाया गया, ये कंक्रीट पूरा आपका क्या हुआ, कंप्रेस हुआ।
जब कंक्रीट कंप्रेस हुआ तो ऐसे में हम कहेंगे कि जो भी टेंसाइल स्ट्रेस का मान होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ऐसे केस में जो टेंशन क्रैक जनरेट होता है वो टेंशन क्रैक वहाँ पर नहीं होगा। बात बताओ समझ में आएगा नहीं? यहाँ पर हमने कहा कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स का मान हमने क्या किया, बढ़ा दिया। जब एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स मान हमने बढ़ाया तो कंक्रीट आपस में क्या हो रही है, कंप्रेस। जब कंक्रीट कंप्रेस हुआ तो हम कहेंगे वहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रेस का मान ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेस का मान कम है। और जब टेंसाइल स्ट्रेस का मान कम है तो ऐसे केस में डायगोनल टेंशन क्रैक भी वहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। बता दें क्लियर हो नहीं? यहाँ से डायगोनल टेंशन क्रैक को रोकने के लिए हम कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स का मान क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स का मान बढ़ाना पड़ेगा। और अगर नहीं बढ़ रहा है तब हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे जो क्रैकिंग हो रहा था उसके स्थान पर बेंटअप बार डाल दीजिए। हम दिखा रहे हैं कैसे डालते हैं, बता दें क्लियर हो नहीं? यहाँ से फिर एक क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछ सकता है फिर कि जो आपका कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स पूरा हम लिख देते हैं, ध्यान से समझना, इसको हम लिखाएंगे नहीं, कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं। जो आपका एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स है इसी के साथ साथ जो वहाँ पर शियर फोर्स आ रहा है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स के साथ साथ शियर फोर्स का मान भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कंप्रेसिव फोर्स और ये शियर फोर्स, ये दोनों एक साथ अपने लिमिट तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे केस में डायगोनल टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम कहेंगे डायगोनल टेंशन के लिए कौन जरूरी है भाई, शियर। ठीक है, शियरिंग होगा तभी हम कहेंगे टेंशन क्रैक होगा, चाहे टेंसाइल क्रैक हो चाहे कंप्रेसिव क्रैक हो, लेकिन हम टेंशन की बात कर रहे हैं। हमने कहा शियर होगा तो वहाँ पर टेंसाइल क्रैक होगा। ठीक है, फिर हमने कुछ देखा था यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका शियर स्ट्रेस भी हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, इस प्रकार से शियर स्ट्रेस भी हो रहा था। और फिर हमने कहा था कि जो भी ठीक है स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस, इस बेंडिंग स्ट्रेस के मान शियर स्ट्रेस के लगभग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्टिकल शियर और हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर। वही कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री शियर है। तो जो इस प्रकार से शेयरिंग जनरेट होगा वही इधर से भी होगा। हम कहेंगे इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा, अर्थात जितना यहाँ पर शियर फोर्स का मान आएगा जो कि इनको क्रैक करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारा कंप्रेसिव फोर्स आएगा और इनको क्या करेगा, बचाने का कार्य करेगा। कंप्रेशन मतलब बचा रहा है, इनको क्रैकिंग नहीं होने देगा, टेंसाइल वहाँ पर फोर्स नहीं होने देगा, टेंसाइल स्ट्रेस वहाँ पर कम कर देगा। या आप कह सकते हो सीधा वहाँ पर भैया टेंशन क्रैक यहाँ पर होगा ही नहीं, सिंपल भाषा में आप कह सकते हो। ठीक है, प्री स्ट्रेस अगर आप आज से पढ़ चुके हो तो वहाँ पर आप पढ़े होंगे प्री स्ट्रेस में कि कंप्रेसिव स्ट्रेस वहाँ पर हम जनरेट कराते थे। क्यों? ताकि वहाँ पर टेंशन क्रैक ना हो। या हम कहेंगे जो टेंसाइल जोन है, टेंसाइल जोन में उत्पन्न जो भी स्ट्रेसेस हैं, क्रैक्स हैं, वो हमारे क्या होते हैं, थोड़ा सा कम हो जाते हैं। दावे क्लियर होना है ना? ठीक है, तो शियर फोर्स, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स अगर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो ऐसे केस में भी डायगोनल टेंशन क्रैक का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ हम और देख लेते हैं, हमने कहा यहाँ पर कि ये हमारे कुछ क्रैक्स जनरेट हुए थे, ये हमारे क्या हुए थे, कुछ क्रैक्स जनरेट हुए थे यहाँ पर। ठीक है, तो सपोर्ट के पास हमने देखा था कि ये हमारे कुछ क्रैक कुछ इस प्रकार से जनरेट हुए थे। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो हम कहेंगे इतना तो होता नहीं है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, इधर भी हमारा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा क्रैक। बीच में जो होता है वो हमारा कैसे होता है, वर्टिकली होता है। ठीक है, सही से बन नहीं रहा, समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको आप सही से समझ लीजिएगा, क्रैकिंग है। ये इसका है न्यूट्रल एक्सिस, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा मान लेते हैं क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। हम क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो टेंसाइल जोन में क्रैकिंग है, या हम कहेंगे जो टेंसाइल क्रैक है। ठीक है, ये आप कह सकते हो डायगोनल टेंसाइल क्रैक। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे अधिकतम हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है, अधिकतम। भाई अगर एक क्रैक बनेगा तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बढ़ेगा और ये हमारा क्या होगा, कुछ ऐसे बढ़ेगा। ऐसे तो होगा नहीं होगा भाई, जब क्रैकिंग होती है लकड़ी उकड़ी आप चीरते हो, क्या देखते हो कि हमारा कुछ इस प्रकार से फटता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पर अधिक रहेगा, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर भी हो रहा है। जब हम डायगोनल टेंसाइल क्रैक की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या कि न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे होता है हमारा अधिक होता है। या आप कह सकते हो
कि टेंसाइल जोन में जो सबसे निचला पार्ट होगा, जो सबसे निचला फाइबर होगा, वहाँ पर इसका मान मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका मान कम होता हुआ चला जाता है। तो डायगोनल टेंसाइल क्रैक की बात कर रहा था, हम केवल टेंसाइल जोन में देखेंगे। हम कहेंगे क्या कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होता है, ये अधिक होता है, ठीक है। जबकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका कम होगा। क्या, डायगोनल टेंसाइल क्रैक, अर्थात टेंसाइल क्रैक का जो भी मान होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे अधिक होगा, जबकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होगा, कम होता है, ठीक है। यहाँ से आपने देख लिया है, ये इनके बीच का जो कोण बनता है 45 डिग्री, ये भी कोण बनता है 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनके बीच में एक क्रैक और बनता है, और वो हमारा होता है लगभग कितना, 60 डिग्री। बराबर क्लियर हो ना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है। चलो, इनको कम करने के लिए हमने कुछ चीजें बताया आपको। पहला नंबर क्या, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स का मान बढ़ा दीजिए, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स का मान क्या कीजिए, यहाँ पर बढ़ा दीजिए। हमने मान लिया कि ये क्रैकिंग कुछ इस प्रकार से हो रहा है, हम बता रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मान लीजिए ये हमने इतना किया। इसको हमें रोकना है, इसको हमें क्या करना है, रोकना है। हम कहेंगे ये पार्ट नंबर ए हुआ, ये पार्ट नंबर बी हुआ, इसको हम कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, तो हम कहेंगे भैया ऐसा है ना कि इसको एक सुई धागा उठाइए और इस प्रकार से क्या कीजिए, इनको सिलते हुए चले आइए। अब बता भाई, आरसीसी भी में क्या इनको सिल पाओगे, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो हम कहेंगे कुछ ऐसा उपकरण इसमें, हम कहेंगे कुछ ऐसा किया जाए जिससे ए और बी ये दोनों आपस में क्या हो, जुड़ जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एक टेंसाइल रेनफोर्समेंट इसमें डाला रहता है, इसी को 90 डिग्री के एंगल पर, कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, किसके 90 डिग्री, ये इसके, ये जो क्रैकिंग हो रहा था यहाँ पर एक कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये आपका 45 है, ये भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री के एंगल पर कुछ छड़ को बेंड कर देते हैं। कुछ छड़ को हमने क्या किया, यहाँ पर बेंड कर दिया। जब कुछ छड़ को हम बेंड करेंगे तो हम कहेंगे ये बी और ये ए, ये दोनों आपस में क्या हुए, ज्वाइंट हो गए। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि डायगोनल टेंसाइल क्रैक को रोकने के लिए हम वहाँ पर बेंट अप बार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम बेंट अप बार का यूज करते हैं, किसके लिए, डायगोनल टेंसाइल क्रैक को रोकने के लिए, ठीक है। क्या और कोई तरीका है रोकने का, अब आपके मन में आ रहा है कि शियर रेनफोर्समेंट के रूप में वर्टिकल स्टीरर का भी यूज करते हैं। तो वर्टिकल स्टीरर को जो यूज करते हो, वर्टिकल स्टीरर को जो यूज करते हो, वो आप करते हो वर्टिकल शियर को रजिस्ट करने के लिए। हाँ, अगर इंक्लाइंड शियर, अगर स्टीरस लगा दिए, अगर इंक्लाइंड स्टीरस लगा दिए तो वो भी कुछ शियर क्रैक को या कहेंगे टेंसाइल क्रैक को रजिस्ट कर सकता है। क्लियर होना से, तो हम मेन की बात जो करेंगे, हम कहेंगे सामान्यतः हम बेंट अप बार का ही यूज करते हैं, किसको, डायगोनल टेंशन को रोकने के लिए। बता पाए, क्लियर होना से ना, ठीक है। हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं, यही का है लेकिन हम उसको आगे बताएंगे। डायगोनल टेंशन आपको समझ में आ गया है हमारे ख्याल से, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। कल इस पर हम क्वेश्चन भी कुछ करा देंगे, इससे आपके कंसेप्ट सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। जो भी कंफ्यूजन रहेगा उस कंफ्यूजन भी आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। बता भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक है, हो जाएगा ना ऐसे। डायगोनल टेंशन खत्म। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो डायगोनल टेंशन के कारण क्रैकिंग हो रहा है, इस क्रैकिंग को हम एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। हमने तो समझ लिया क्रैकिंग होगा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं कि क्रैकिंग किसके कारण होगा, कहीं शियर के कारण होगा। अब वो शियर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, शियर, ठीक है, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इन आरसीसी बीम या आरसीबी। अब ध्यान से आप थोड़ा समझ लो, इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। कितने भाग में, 3 भाग में। एक हमारे पास होगा नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, और इसको हम कहेंगे टाउ बी। ये काटने वाली, ठीक है, स्ट्रेंथ होती है, काटने वाली स्ट्रेंथ, मतलब जो उस धरण को काटने का प्रयास करेगा। अभी हम आगे बता रहे हैं कैसे। दूसरा हमारा होगा परमिसिबल, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं शियर स्ट्रेंथ आप या इन कंक्रीट, आरसीसी का, ठीक है, आरसीसी कंक्रीट भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं टाउ सी, और ये हमारा क्या होता है, बचाने वाली सामर्थ्य होती है,
ठीक है, बचाने वाली सामर्थ्य होती है। अभी सबको हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो होता है मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर हुआ? अब इसको हम बोलते हैं टाउ सी मैक्स, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम बचाने वाली सामर्थ्य, ठीक है, बचाने वाली सामर्थ्य। क्लियर हुआ? अब देखो इनका काम क्या है, काटना। नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या कहता है, उसको काटने का प्रयास करता है। परमिसिबल शियर स्ट्रेस ये क्या करता है, इसको बचाने का कार्य करता है। टाउ से क्या करता है, इसको बचाने का कार्य करता है। जबकि मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोल दिया, हम कहेंगे हमारा क्या हुआ, टाउ सी मैक्स। और वो क्या करता है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है कि भैया इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? अगर इससे ज़्यादा आएगा हम कहेंगे तुरंत क्या करेंगे, फेल कर जाएगा। हम कोई भी डिजाइन करेंगे तो इसको देख करके करेंगे, ना कि इसको देख कर करेंगे। क्लियर हुआ? अब ये क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लेता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भी दिखा देते हैं। ठीक हो जाएगा यहाँ से? ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से उठता है, उस क्वेश्चन को यहाँ से हम क्लियर कर दे रहे हैं पहले, ठीक है। हटाएं इसको, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं, दो प्रकार का क्वेश्चन उठता है। कभी कभी पूछ लेता है कि शियर स्ट्रेस का डायग्राम कैसे होता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, बाकी अभी हम आगे फिर से कराएंगे। यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। एक होता है होमोजेनियस सेक्शन और दूसरा आपका होता है हेट्रोजीनियस सेक्शन। दूसरा हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस सेक्शन, ठीक है, हेट्रोजीनियस सेक्शन, ठीक है। हेट्रोजीनियस हम सामान्यतः आरसीसी को रख देते हैं। होमोजीनियस सीसी होता नहीं है, कंक्रीट होता नहीं है होमोजीनियस, लेकिन हम इसको मानते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, अगर होमोजीनियस सेक्शन है तो जो उसका शियर स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस डायग्राम है, शियर स्ट्रेस डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। बीच में होता है मैक्सिमम, जबकि किनारे किनारे पर क्या होता है, जीरो। किसका मान है भाई, ये शियर स्ट्रेस का। ये आप जानते हो जो शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आप जानते हो VA वाई बार अपान आई इंटू बी। सो में आप पढ़े होंगे, बी हमारा क्या है, शियर फोर्स है, ए एरिया है, वाई बार क्या होता है, डिस्टेंस होता है न्यूट्रल एक्सिस से, और ये आई बी हमारा क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जबकि बी क्या है, सेक्शन की चौड़ाई है, ये चौड़ाई। यहाँ पर जो बीच में स्ट्रेस का मान आता है टाउ मैक्स, ये होता है 1.5 इंटू टाउ एवरेज। बता भाई, ये तो पता है नहीं पता है, ये कहाँ पता है आपको, सोम में। ये कहाँ पता है आपका, सोम में सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस की अगर बात करेगा तो हेट्रोजीनियस हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। अभी आगे हम फिर से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ इसलिए हम बना रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन गायब हो जाए। यहाँ पर रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहाँ पर हमने टेंसाइल रेनफोर्समेंट डाल दिया, यहाँ पर टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर हमारा बनता है पैराबोलिक, क्योंकि ये हमारा क्या है, होमोजीनियस मटेरियल है। भाई एक के मटेरियल है नहीं, यहाँ पर कंक्रीट ही केवल है, स्टील यहाँ पर है नहीं। हम कहेंगे जब केवल कंक्रीट है तो इसका जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन यहाँ पर नहीं कराएंगे, सो में इसको हम पढ़ा दिए, वहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, नोट्स फुल करके अपना। अब बाकी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे टेंसाइल जोन में जो भी कंक्रीट होता है या कंक्रीट निगलेक्ट होता है, कहाँ पर, टेंसाइल जोन में। जब टेंसाइल जोन में कंक्रीट निगलेक्ट है, हम कहेंगे सारे टेंसाइल स्ट्रेस को कौन बेयर करता है, स्टील बेयर करता है। अतः हम कहेंगे कि यहाँ तक ये माना जाता है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, शियर स्ट्रेस डायग्राम जो होता है हमारा क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है वो, स्थिर। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका क्या होता है, स्थिर होता है। उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस में शियर डिस्ट्रीब्यूशन का हम डायग्राम यहाँ पर दिखाए हैं। बता क्लियर हुआ है ना, ठीक है। तो अगर आरसीसी की बात करेगा तो हम कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक था, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर होगा। जबकि अगर यहाँ की बात करेंगे होमोजेनियस सेक्शन, या होमोजेनियस सेक्शन नहीं बोलेगा, ठीक है, केवल ये बोल देगा क्या कि कोई एक सेक्शन है,
ठीक है। अब अगर 100 मोम में है हम कहेंगे वहाँ पर होमोजीनियस रहता है। अगर RCC बोल दिया इसका मतलब क्या, वो हेटेरोजीनियस हो गया। ठीक है। RCC अगर नहीं बोलेगा हम किसकी बात करेंगे, पैराबोलिक की बात करेंगे। बता भी क्लियर वहाँ से। ठीक है। तो अब इसको हम निकालेंगे और ये तो हम आपको 100 में निकाल के दिखाएंगे। ठीक है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है। पहला डिग्री अपना बना लीजिएगा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि शार्ट में आप कैसे अपने कंसेप्ट बैठा के याद कर सकते हो। ठीक है। लेकिन पहले डेरिवेशन कर लीजिए। नॉमिनल शियर स्ट्रेस इसको हम बोलेंगे क्या, टाउ बी। ठीक है। हमने कहा ये हमारे पास एक सेक्शन है, ये हमारे पास एक सेक्शन है, यहाँ पर हमने कुछ रेनफोर्समेंट अप्लाई किया है। यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हम मान लेते हैं कितना है, b। और जब हम इसका डायग्राम देखते हैं, शियर स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे शियर डिस्ट्रीब्यूशन को हम दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं, शियर डिस्ट्रीब्यूशन को हम दिखा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम देखे थे कि ये हमारा बना था पैराबोलिक, ये हमारा कैसे बना था, पैराबोलिक बना था। ठीक है। और ये हमारा कैसे बना था, यहाँ पर रेक्टेंगुलर। बताओ क्लियर हो, ये हमारा कैसा है यहाँ पर पैराबोलिक, और ये हमारा कैसा है यहाँ पर रेक्टेंगुलर, ये हमारा कैसा है यहाँ पर रेक्टेंगुलर। ठीक है। बात कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गहराई है वो गहराई कितना है, हम कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ। और ये वाली जो गहराई है वो गहराई कितना मानेंगे यहाँ पर x। बात कहते हैं कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेस हुआ, मैक्सिमम कितना स्ट्रेस हुआ, हम मान लेते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रेस हो रहा है वो हमारा स्ट्रेस कितना हो रहा है, टाउ बी। दावे क्लियर हो, मान लीजिए ये हमारा कितना हुआ, टाउ बी। ठीक है। अब देखो हम क्या इसका कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसको भी हम रेक्टेंगुलर करेंगे। और रेक्टेंगुलर करने के लिए हम कहेंगे कि इसको हम कुछ इस प्रकार से मानते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार से मानते हैं। क्लियर हुआ। अब मानने का मतलब ये कि अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस का स्ट्रेस डायग्राम पूछ रहा है, अगर नॉमिनल का नाम ले लिया तो हम वहाँ पर कहेंगे कि इसका जो शेप होगा वो कैसे होगा, रेक्टेंगुलर होगा। क्लियर हुआ। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होगा वो कैसे होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो तब क्लियर हुआ ना, पूरा रेक्टेंगुलर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मान के सालगिरहता है। अब हम यहाँ पर दिखाते हैं कैसे सालगिरहता है। हम कहेंगे सबसे पहले यहाँ पर टोटल एरिया निकाल लीजिए, और टोटल एरिया इज इक्वल टू, हम कहेंगे एरिया ऑफ पैराबोलिक, या हम कहेंगे पैराबोलिक एरिया, और प्लस हम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया। ये पैराबोलिक एरिया को हम, ठीक है, रेक्टेंगल के क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं। पैराबोलिक हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल के इक्विवेलेंट करते हैं। और रेक्टेंगल के इक्विवेलेंट करने के लिए इसके हम कुछ जानते हैं, क्या, 2/3 गुणे x, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ भाई। और फिर हम गुणे करेंगे, ठीक है, फिर हम गुणे करेंगे क्या, यहाँ पर इसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाउ बी। ठीक है, बता भाई ये होगा नहीं होगा भाई, यहाँ पर जब टाउ बी है यहाँ पर भी कितना होगा, टाउ बी होगा, क्योंकि हमने इस पैराबोलिक को किसके समतुल्य कर लिया, रेक्टेंगल के समतुल्य कर लिया। पैराबोलिक हमने किसके समतुल्य किया, रेक्टेंगल के समतुल्य किया। जब किसी पैराबोलिक एरिया को रेक्टेंगुलर एरिया के इक्विवेलेंट करते हैं तो ऐसे केस में क्या करते हैं, 2/3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है। अब फिर हम प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, रेक्टेंगुलर एरिया का हम पैराबोलिक निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगुलर एरिया का एरिया निकालेंगे हम, ठीक है, रेक्टेंगुलर का एरिया निकालेंगे। और इसका मान कितना होगा, ये होगा d-x, ये डिस्टेंस होगा, अर्थात टाउ बी इंटू d-x। बता भाई क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है, इतना तो आपको पता है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, आया था, हमने दोनों को क्या किया, उठा के गुणा कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, हमारा पता है ए, हमें निकालना है क्या, यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर क्या हम कह रहे हैं कि इस पर कितना फोर्स आ रहा है, कितना फोर्स आ रहा है। ठीक है। जब हम फोर्स की बात करेंगे तो हमने कहा भैया ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस, अर्थात शियर की बात कर रहा है, शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है, हम कहेंगे शियर फोर्स होगा। क्या होगा, यहाँ पर शियर फोर्स होगा। अगर शियर स्ट्रेस की बात है हम कहेंगे इसका बात होगा, शियर फोर्स की बात होगा। यहाँ पर हम कहेंगे शियर फोर्स, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, शियर फोर्स। और शियर फोर्स को हम दर्शाते हैं किससे, वी से। ये हमारा आएगा, इसमें चौड़ाई से गुणा कर दो। जब इसमें हम चौड़ाई से गुणा करेंगे, टाउ बी को हम बाहर कर लेते हैं,
टाउ वी इंटू बी। बता भाई क्लियर हो नहीं? यहाँ से ये स्ट्रेस दोनों का बाहर किया गया और बी से हमने गुणा करा दिया। ठीक है, अब ये बच क्या कह रहा है, यहाँ पर हम कहेंगे 2/3x और यहाँ पर हम देखेंगे प्लस डी माइनस एक्स। बता भाई क्लियर हो नहीं? यहाँ से ठीक है, इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v इज इक्वल टू आपका आएगा टाउ वी इंटू बी इंटू, ठीक है, डी माइनस एक्स अपान 3। अब ये हम जानते हैं हमारा क्या होता है जेड। ये हमारा क्या होता है यहाँ पर जेड, लीवर आर्म। ये हमारा क्या होता है यहाँ पर जेड होता है, लीवर आर्म। चूंकि जेड इज इक्वल टू डी माइनस एक्स अपान 3, और वो उठा के यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ से हमें टाउ वी का मान मिलेगा v अपान बी इंटू जेड। बता भाई क्लियर हुआ नहीं यहाँ से? ठीक है, ये हमारा टाउ वी का मान मिल गया v इंटू जेड। हम इसको हटा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना, हमने क्या कहा कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है उसको हम रेक्टेंगुलर के इक्विवेलेंट करके सॉल्व करते हैं, रेक्टेंगुलर इक्विवेलेंट। अब इसलिए हम कहेंगे क्या कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह आयताकार ले जाता है। वो कैसे ले जाता है? आयताकार लेता है। यहाँ से हमने आपको दिखा दिया है। बताओ क्लियर हुआ? अब इसको हम हटा रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर देखेंगे क्या कि इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। टाउ वी इज इक्वल टू वी अपान बी इंटू जेड, ये हमें पता है। चूँकि हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू क्या होता है जे इंटू डी। बता दें क्लियर हुआ? तो ये जे इंटू डी उठा के हम रखेंगे और ये टाउ वी इज इक्वल टू आएगा आपका वी अपान बी इंटू जे इंटू डी। बता दें क्लियर हुआ? ये हमारा कुछ इस प्रकार से मिला। अब इसका क्या हुआ कि IS कोड 456/2000 ने क्या किया कि इसमें जो एक जे कांस्टेंट था, जे हमारा क्या एक प्रकार से कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को उठा के इन्होंने खत्म कर दिया। किसने भाई? IS कोड 456/2000। IS कोड 456/2000 के अनुसार जे जो कि एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को खत्म कर दिया गया। और ऐसे केस में, ठीक है, अब जो टाउ वी का मान मिला वो मिल गया v अपान बी इंटू डी। बता भाई क्लियर हुआ? अब जब इसी को हम लिमिट स्टेट की बात करेंगे, हम बात करेंगे तो हम कहेंगे टाउ वी इज इक्वल टू मैक्सिमम। मत देखना 1.5 से गुणा कर दो, ठीक है। हाँ, इसमें अगर 1.5 से गुणा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, वही बनता है आगे। फिर चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टाउ वी किसमें भाई? लिमिट स्टेट में। जब लिमिट स्टेट की हम बात करेंगे हम कहेंगे टाउ वी का जो भी मान आएगा, ठीक है, वी यू अपान बी इंटू डी। बता क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि IS कोड 456/2000 के अनुसार जे को समाप्त किया गया था। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, ये आपको याद हो गया, हम मानते हैं, ठीक है। उसी में उठा के 1.5 से गुणा कर देंगे, मैक्सिमम आपका मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है, वो उठा के वहाँ पर रखते हैं। लेकिन ये तरीका क्या है? गलत है। आपको VU निकालिए 1.5 से गुणा करके फैक्टर से, उसके बाद यहाँ पर हम उसका मान उठा के रखेंगे। और ये जो VU का मान है, VU का ये 1.5 इंटू क्या आता है आपका V। बता भाई क्लियर हो नहीं यहाँ से? ठीक है, निकाल सकते हैं बिल्कुल इसको। बता भाई नहीं निकाल पाओगे क्या? ठीक है, तो ये हमारा टाउ वी का मान आया। अब इसको हम न्यूटन पर एम स्क्वायर रखते हैं। ये न्यूटन होगा, ये mm, ये mm, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, टाउ वी का जो भी मान आएगा वो हमारा किस में रहता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। बता भाई क्लियर हुआ? और यह काटने वाली सामर्थ्य होती है। कौन सी सामर्थ्य होती है? ये काटने वाली सामर्थ्य होती है। फिर हमने कहा क्या कि नॉमिनल शियर, ठीक है, स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सामान्यतः रेक्टेंगुलर ले जाता है पूरी धरन की गहराई में। बता भाई क्लियर होना है? होमोजेनियस मटेरियल है पूरी धरन में, ठीक है। कैसे होगा? कर्व अर्थात पैराबोलिक। आरसीसी बीम में शियर स्ट्रेस, केवल शियर स्ट्रेस बोला, नॉमिनल नहीं बोला, नॉमिनल वहां पर नहीं बोला, केवल क्या बोला? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे कैसे हम किसकी बात करेंगे? हम वहां पर कहेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक था, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगुलर लिया जाएगा। बता भाई क्लियर होना? ठीक है, कितना टाइम हो गया? इतना 5 मिनट। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने नॉमिनल शियर स्ट्रेस देख लिया था। अब उसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अर्थात इसको हम बोलेंगे टाउ सी। बता क्लियर है? ये क्या करता है? बचाने का कार्य करता है। बचाने का कार्य करता है, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास सेक्शन है। अच्छा, हमने आपको ये चीज़ नहीं बताया कि उसको हम कैसे याद करते हैं।
मान लीजिए कंसेप्ट ना रहे दिमाग में, तो याद करने का एक सिंपल तरीका देख लो। यहाँ पर ये फोर्स पड़ता है, ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स है, और ये ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहेंगे वी। अब कितने एरिया को काटेगा, हम कहेंगे इस एरिया को काटेगा, ठीक है, बी इंटू डी। हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, अर्थात टाउ बी इज इक्वल टू स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स हमारा क्या है वी, और एरिया क्या है आपका बी इंटू डी। तो यहाँ से आपको याद हो सकता है, लेकिन हमारा कहना मानिए कि आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए कैसे कैसे आया। बाकी याद करने का भाई सिंपल तरीका, चाहे जैसे याद कर लो। हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, अब फोर्स हमारा ये है, एरिया हमारा ये है, हम तुरंत वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके एसएससी में हो गया, गेट में हो गया, ईएस में हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि बी और डी के टर्म्स में तो पहुँचता ही है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर, ठीक है, वी भी दे देता है, उसके बाद लीवर आर्म भी दे देता है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि बी और डी हमने पढ़ा है, लीवर आर्म तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। यही जो डी है ना वो लीवर आर्म में रखा रहा है, बशर्ते आईएस कोड 456/2000 के अनुसार उस जे को उन्होंने क्या किया है, समाप्त कर दिया है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये वास्तव में कंक्रीट का नहीं, आरसीसी पूरे के सेक्शन का होता है। किसका होता है, ये पूरे सेक्शन का होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सपोर्ट बना दिया, यहाँ पर हमने सपोर्ट बना दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने सपोर्ट बना दिया। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्टील डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, स्टील डाल दे रहे हैं। चलिए भाई, स्टील भी यहाँ पर पड़ गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टील भी पड़ गया, ठीक है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से स्टील भी पड़ गया है, ठीक है, ऐसे। अब बता भाई, अगर कोई इस पे हम फोर्स डाल रहे हैं जिसके कारण ये धरन को काटने का प्रयास करेगा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस पर हमने कोई लोड अप्लाई किया और इस लोड के कारण इस धरन को ये काटने का प्रयास कर रहा है, कौन, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस इस धरन को क्या कर रहा है, काटने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें बचाएगा कौन कौन, बचाएगा कौन कौन, हमने कहा भैया ऐसा है कि इसमें जो ये कंक्रीट है, ठीक है, इसमें जो ये कंक्रीट है वो कंक्रीट, और प्लस ये जो इसमें स्टील है, ठीक है, ये दोनों ही इसको क्या करेंगे, बचाने का कार्य करेंगे। भाई क्या अकेला कंक्रीट बचाएगा, हम कहेंगे स्टील भी तो उसके साथ पड़ा है, तभी तो आरसीसी बीम हुआ। तो कंक्रीट के साथ साथ ही स्टील भी यहाँ पर क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, कंक्रीट का शियर स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करता है, कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करेगा तथा स्टील के परसेंटेज एरिया पर डिपेंड करेगा। हम कहेंगे कि टोटल कितना एरिया में स्टील डाला गया है उस पर, और किस पर, कंक्रीट पर डिपेंड करेगा। बतावे क्लियर होगा यहाँ से, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड करेगा, कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करेगा, परसेंटेज एरिया पर डिपेंड करेगा, या हम कहेंगे कि स्टील के परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। परसेंटेज ऑफ स्टील हमने इंक्रीज किया, परसेंटेज ऑफ स्टील हमने क्या किया, इंक्रीज किया, मतलब इसमें स्टील ज़्यादा डाल दिया गया, स्टील ज़्यादा डाल दिया गया, काटने वाली सामर्थ्य यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अर्थात इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई। हम कहेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। हम आपको अभी दिखाएंगे आगे, ठीक है, क्या बढ़ रहा है, आपके सामने सब कुछ वहाँ पर होगा। यहाँ पर हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, हमने कहा कंक्रीट के ग्रेड को हमने इंक्रीज किया, कंक्रीट के ग्रेड को इंक्रीज किया, हमने कहा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी। अच्छा, स्ट्रेंथ बढ़ी तो हम कहेंगे टाउ सी का मान भी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। बता दे क्लियर हुआ, ठीक है। एक लौकी ले लीजिए, लौकी को उठा के चाकू से काट दीजिए, आसानी से कट जाएगा। अब उसमें हमने क्या किया कि एक सरिया ले जा करके उसके अंदर धंसा दिया, ये लौकी थी और इसी में हम ले गए एक सरिया और उस राड को हमने क्या किया, इसके अंदर धंसा दिया। अब बता भाई, अब काटेंगे क्या उतने फोर्स से कट जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों, रेनफोर्समेंट हमने क्या किया, वहाँ पर बढ़ा दिया। क्लियर हुआ, एक राड डाला नहीं, धीरे से कटा, मतलब हम कह रहे हैं कि कंबल पे कट गया, 2 राड डाल दिया, 3 राड डाल दिया, 4 राड, 10 राड डाल दिया। अब बता भाई, परसेंटेज ऑफ स्टील हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज कर रहे हैं तो हम कहेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज होगा, ग्रेड वो भी हमारा होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोल देगा, क्या बोलेगा वहाँ पर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कंक्रीट कंप्रेशन में क्या होती है, अधिक मजबूत होती है। बताओ क्लियर हो यहाँ से, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही हम आगे दिखाएंगे, वही हम आगे दिखाएंगे क्या, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया क्या कि शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो भी होगा वह स्टील तथा, ठीक है, स्टील के परसेंटेज तथा कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, परसेंटेज स्टील पर डिपेंड करेगा तथा कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करता है। बताओ क्लियर वहाँ से। अब देखो यहाँ पर क्या है,
परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज करने से टाउ सी का मान भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाने से टाउ सी का मान भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अतः हम कहेंगे कि परसेंटेज ऑफ स्टील या कंक्रीट का ग्रेड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाउ सी के। बता रहे क्लियर हो नहीं हुआ। और ये टाउ सी इन्हीं दोनों पे डिपेंड करेंगे, यहाँ से आपको याद करने में आसानी मिल जाएगी। बता रहे क्लियर हो। अब इसके बाद क्या करते हैं, कि IS कोड 456 उठाइए, IS कोड 456 2000 उठाइए। टेबल नंबर 19, टेबल नंबर जब 19 उठाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर लिखा होगा परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, और यहाँ पर लिखा होगा यम 15, 20, 25, 30, 35, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला गया होगा। अब यहाँ पर जो लिखा होगा 0.15, 0.25, ठीक है, 0.35, इस प्रकार से बढ़ते हुए आगे गया होगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, सबका मान लिखा गया होगा, यहाँ पर सबका मान लिखा गया होगा। आप टेबल उठा कर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि अगर परसेंटेज ऑफ स्टील कम है तो इसके लिए टाउ सी का मान क्या होगा, कम होगा। इसके लिए टाउ सी थोड़ा सा अधिक, इसके लिए और अधिक, इसके लिए अधिक, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ेगा तो भी टाउ सी का मान बढ़ेगा, तथा अगर कंक्रीट का ग्रेड भी बढ़ रहा है तो भी यहाँ पर टाउ सी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। बता क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। हमारे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर पूछ लिया कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसे बनेगा, नॉमिनल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है। शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट में स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, तो वही न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोला, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होगा, रेक्टेंगुलर। बराबर क्लियर यहाँ से। नॉमिनल बोलेगा तब हम कहेंगे पूरे धर्म में रेक्टेंगुलर होगा। होमोजीनियस बोल दिया हम कहेंगे पूरे धर्म में पैराबोलिक होगा। आरसीसी बीम बोल दिया और केवल शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट बोला या शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया हम कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगुलर। बताओ इतना क्लियर होगा नहीं यहाँ से, ठीक है। तो ये भी हमारे ख्याल से आपको मिल गया होगा, ठीक है। ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल रहे हैं, ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल रहे हैं, ये परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलता है, ठीक है। ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील है, परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलता है, हमने कहा कि ये हमारे पास एक धरन है। हमने क्या कहा यहाँ पर कि ये एक हमारे पास क्या है, धरन है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हमने यहाँ पर दो सपोर्ट भी बना दिया, अब हमने क्या किया कि इसी में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ रेनफोर्समेंट डाल दे रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, कुछ रेनफोर्समेंट डाल दिया। हमने 4 बार डाला था, 4 बार हमने क्या किया था, यहाँ पर डाला था, मतलब 4 सरिया यहाँ पर हमने डाला था। ये देखिए 4 बार हमने डाल दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि 2 कोने पे छड़ रख करके बाकी 2 छड़ को हमने मान लिया बेंड कर दिया, ठीक है। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, हमने क्या किया, इसको बेंड कर दिया, ठीक है। ये भी हमारा कुछ इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर बेंड हो गया। ये भी हमारा क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से बेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कलाकारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझिए बस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा कि 4 छड़ था लेकिन 2 छड़ को हमने क्या किया, बेंड किया। ये 2 छड़ क्या कर रहा है, टेंसाइल क्रैक को रोक रहा है, बाकी ये हमारा क्या कर रहा है, शियरिंग को रोक रहा है। ये हमारा किसको रोकेगा, शियरिंग को रोकेगा। तो हम कहेंगे अब जो परसेंटेज स्टील निकलेगा वो कितने बार के लिए निकलेगा, हम कहेंगे केवल 2 बार के लिए निकलेगा, क्योंकि जो शियर का रेजिस्ट करेगा अर्थात हम कहेंगे शियर फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी मैक्सिमम शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम कहेंगे इन दोनों की बात हम कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं क्या कि सपोर्ट के नजदीक जितने बार बचे हैं केवल उन्हीं के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज आप गलती करके आते हो, क्लियर हुआ। ये टोटल एएसटी नहीं होता है, हम कहेंगे कौन सा होता है, सपोर्ट के नजदीक जितने बार बचे हैं सिर्फ उतने के लिए हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। और ये परसेंटेज ऑफ स्टील जो निकलेगा वो हमारा आएगा 100 AST और अपान में क्या होता है आपका B into D। और ये जो AST है ये यहाँ पर कितने बार के लिए ले रहे हैं हम, 2 छड़ के लिए। कितने ले रहे हैं हम, केवल 2 छड़ के लिए ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि 2 छड़ यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बेंड कर दिया गया है। बता क्लियर हो, ठीक है। अच्छा बात आती है कि क्या ये कोई भी स्ट्रेस बियर नहीं करेंगे, लेकिन डायगोनल शियर को हम कर रहे हैं क्या, रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये केवल डायगोनल शियर को रेजिस्ट कर रहे हैं। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा यहाँ पर फिर से देखते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम थोड़ा सा हम फिर से देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने 2D डायग्राम बनाया यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट अप्लाई किया,
और यहाँ पर हमने कुछ छड़ को बेंड कर दिया और ये इसका क्या है, सपोर्ट है। ये इसका क्या है, सपोर्ट है। यहाँ पर कुछ टेंसाइल क्रैक जनरेट हो रहा था, यहाँ पर कुछ टेंसाइल क्रैक जनरेट हो रहा था, ठीक है। कितनी दूर तक टेंसाइल क्रैक जनरेट होता है, हम कहेंगे यहाँ से IS कोड ने दर्शाया है, यहाँ से कितना d डिस्टेंस पर क्रिटिकल सेक्शन ले जाता है और इसी क्रिटिकल सेक्शन तक शियर फोर्स मैक्सिमम होता है। शियर फोर्स यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कहाँ पर भाई, क्रिटिकल सेक्शन पर। और वो क्रिटिकल सेक्शन कितना होता है, हम कहेंगे वाल के फेस या कॉलम के फेस से d दूरी पर, d आपका क्या, इफेक्टिव डेप्थ, d आपका क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ की दूरी पर हम मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, IS कोड ने माना है कि शियर रेनफोर्स या शियर फोर्स का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसी बिंदु पर हम शियर फोर्स को क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा क्या, कि जो छड़ बेंड किया गया, यहाँ पर ध्यान समझना, ये छड़ यहाँ पर बेंड किया गया है, हम कहेंगे कि जो शेयरिंग जनरेट हो रहा है वो शेयरिंग केवल इतने में हो रहा है। बता भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या इतने में ये बार आपका आ रहा है, ये बार तो आपका आ रहा है, ये बार पहले से ही बेंड किया गया, ये बार क्या किया गया, पहले से बेंड किया गया है। हमने कहा ये बार इस वाले सेक्शन में नहीं आ रहा है, अतः जो शियर को रेजिस्ट करेगा ये केवल इतना करेगा। यहाँ पर जो छड़ बेंड कर दिया गया है वो हम कहेंगे शियर स्ट्रेंथ पे कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ चुका है। अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट्स आप हमें क्लियर कीजिए, बताइएगा हमें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। डाउट्स जो भी हो हमें बताइएगा, आपके डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन फिर से पूछ लिया कि किसी भी आरसीसी धरन में, क्वेश्चन क्या पूछा, किसी भी आरसीसी धरन में शियर फोर्स का मान मैक्सिमम कहाँ पर होता है, कितनी दूरी पर होता है, हम कहेंगे क्रिटिकल सेक्शन पर। क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर होता है, कॉलम के फेस से स्मॉल d दूरी पर अर्थात इफेक्टिव डेप्थ की डिस्टेंस पर, ठीक है। क्या कंसीडर किया जाता है, क्रिटिकल सेक्शन, और उसी क्रिटिकल सेक्शन तक हम मानते हैं कि शियर फोर्स का मान भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। मैक्सिमम या इसी को हम, ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं क्या, ताऊ सी मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं और मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो मैक्सिमम होता है ये क्या कहता है, ये भी बचाने वाला है, ये भी क्या है, यहाँ पर बचाने वाली सामर्थ्य है, ये भी यहाँ पर क्या है, बचाने वाली सामर्थ्य है, ठीक है, ये भी। लेकिन ये क्या कहता है कि हम इतने तक काम नहीं करेंगे। भाई देखो, मान लीजिए आप अभी युवा अवस्था में हो तो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेव करके रखोगे, ठीक है, कुछ मनी जो है, पैसा जो है उसको क्या करोगे, बचा के रखोगे। काहे लिए भाई, हम जब हमें कोई खिलाने वाला नहीं रह जाएगा तो हमें जीने के लिए भी कुछ चाहिए। तो क्या करता है, अगर वही अपने युवा अवस्था में सारा पैसा खर्च कर दिया, अब पता लगा जब वृद्धावस्था में आए तो उसके बच्चे भी उसको क्या किए, हटा दिए। अब बता भाई, उसकी ज़िंदगी तो खराब। अब क्या करेगा कि वो अपनी सेफ्टी पहले लेकर के चलता है, तो वही हमारा क्या है, टाउ सी मैक्स, ठीक है। वो कहेंगे कि टाउ सी तक हम कार्य करेंगे, लेकिन अगर उससे ऊपर आओगे तो हम कहेंगे क्या, फेल। हम उसके बाद कहेंगे क्या, फेल। तो ये कहाँ पर होता है, ये इसकी अंतिम सामर्थ्य होती है, ये इसकी क्या होती है, अंतिम सामर्थ्य। अर्थात हम कहेंगे कि इसमें कौन कौन होता है। देखो हमने क्या कहा था अभी, इसके पहले वाले हमने बताया कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का जो भी परसेंटेज एरिया है, इन दोनों के आधार पर रजिस्टर करते हैं आने वाले फोर्स को। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो भी टाउ बी का मान था वो इतना ज़्यादा था कि कंक्रीट भी नहीं संभाल पाया, उसमें जो स्टील पड़ा था वो स्टील भी नहीं संभाल पाया। अब बता भाई, फेल होगा कि नहीं होगा, फेल होगा। लेकिन अभी क्या कहेंगे कि नहीं, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, उसमें छल्ला लगा दीजिए, जो छल्ला लगाते हैं ना, स्टीरप्स, उसको हम कहते हैं स्टीरप्स, वो स्टीरप्स भी लगा दीजिए। अब इसके बाद उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पर एक धरन है, ठीक है, कंक्रीट था और स्टील था, ये शियर को रजिस्ट कर रहे थे। काटने वाला जो भी शियर था उसको क्या कर रहे थे, रजिस्ट कर रहे थे। मान लीजिए काटने वाले की क्षमता बढ़ गई, बचाने वाली क्षमता घट गई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे कि भैया यहीं पर क्या कीजिए, कुछ इस प्रकार से स्टीरप्स लगा दीजिए, कुछ इस प्रकार से क्या कीजिए, स्टीरप्स लगा दीजिए। अब बता भाई, ये जो स्टीरप्स है, स्टीरप्स ये भी तो कुछ शियर को रजिस्ट करेगा, ये भी कुछ शियर को रजिस्ट करेगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल शियर रजिस्ट करेगा। अब मान लीजिए इस स्थिति में कंक्रीट की स्ट्रेंथ, स्टीरप्स की स्ट्रेंथ तथा ये जो आपका मेन रेनफोर्समेंट है या
इसी को हम कह रहे हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल बार। इसी को हम क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार। इनकी जो तीनों की मिला के स्ट्रेंथ है, ये तीनों की स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, टाउ सी मैक्स। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या टाउ सी मैक्स है, ये डिपेंड करेगा कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर, स्टीरअप की स्ट्रेंथ पर तथा लॉन्गिट्यूडनल बार पर। बराबर क्लियर हुआ, किस पे डिपेंड करेगा, कंक्रीट पर, लॉन्गिट्यूडनल बार पर और स्टीरअप पर। इन तीनों पर डिपेंड करेगा कौन, टाउ सी मैक्स। जबकि टाउ से किस पर डिपेंड करेगा, हम कहेंगे कंक्रीट और लॉन्गिट्यूडनल बार पर। यहाँ पर स्टीरअप हमने लेते हैं, लेकिन जब अंतिम रूप से बताने की सामर्थ्य आ जाएगी तो हम कहेंगे क्या, टाउ सी मैक्स में ये स्टीरअप भी आपका लिया जाएगा। बता दो क्लियर हुआ, ये स्टीरअप भी आपके यहाँ से लिया जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि इसके लिए भी कुछ मान वान लिया जाता है। हम यहाँ पर कुछ पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो टाउ सी मैक्स होता है, ये जो टाउ सी मैक्स होता है, टाउ सी मैक्स, इसका जो मान निकालते हैं 0.62 अंडर रूट एफ सी के, किसके आधार पर निकालते हैं, टाउ सी मैक्स का मान जो भी होता है 0.62 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। फिर यह माना जाता है प्रैक्टिकली इसको, ठीक है, यह माना गया है, देखा गया है कि जो टाउ सी मैक्स का मान होता है, ठीक है, वो नॉर्मल स्ट्रेस, या हम कहेंगे टाउ सी मैक्स का जो भी नॉर्मल शियर स्ट्रेस होता है यह केवल 85% ही होता है। प्रैक्टिकली देखा गया है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस, हम इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस का जो भी मान होता है वह 85% ले जाता है, किसका, टाउ सी मैक्स का। लगभग केसों में यही रहता है, ठीक है, लगभग। प्रैक्टिकली अभी तक जितना देखा गया है कि जो भी टाउ बी का मान होता था, नॉमिनल शियर स्ट्रेस का मान होता है वह अधिकतम, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट या मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का 85% ही लिया जाता है। बता दो क्लियर होना, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर सकते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं क्या, कि ये कहाँ पर लेते हैं। चलिए, ये हमने कुछ बार बनाया था, यहाँ से कुछ छड़ को हमने बेंड कर दिया था, लेकिन ये बीच में छड़ों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा थी, बीच में छड़ों की संख्या क्या है, ज़्यादा थी। क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम था। तो जो टाउ सी मैक्स होता है, हम लगभग मानते हैं कि ये आपका कहाँ पर निकाला जाता है, यहाँ पर। निकालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपका टेबल दिया जाता है, उसी टेबल के आधार पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व भी करते हैं। बता दो क्लियर बात है ना, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आपको लगभग मिल चुका है। अगर कोई पूछेगा ये कौन सी स्ट्रेंथ है, तो आप बोल दीजिएगा ये फाइनल स्ट्रेंथ होता है। कौन सा स्ट्रेंथ होता है, फाइनल स्ट्रेंथ होता है, फाइनल स्ट्रेंथ होता है। अर्थात हम कहेंगे कि इसके बाद कोई भी स्ट्रेंथ इसमें जनरेट नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसने बोल दिया कि 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका मतलब क्या, जितने भी काटने वाले स्ट्रेस होने चाहिए इसके अंदर होगा, तब हम कहेंगे धरन सेफ रहेगा। और अगर कटने वाला स्ट्रेस इससे अधिक हो गया तो हम कहेंगे धरन वहाँ पर क्या होगी, आपकी फेल कर जाएगी। बता क्लियर हो, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक टेबल बना दे रहे हैं, टेबल बना दे रहे हैं, और याद अगर करना होगा तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से याद कर लीजिएगा। टेबल में M 15 है, 20 है, 25, 30, 35, ठीक है, 40 या इससे अधिक, ठीक है, M 40 या इससे अधिक। इधर हम बात कर लेते हैं टाउ सी मैक्स। देखो वहीं उठा के रख दीजिएगा, ठीक है, 15 उठा के यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान जो आएगा 2.5, इसका मान आएगा 2.8, इसका मान आएगा 3.1, ठीक है। उसके बाद इसका मान रहेगा 3.5, 3.7, 4.0, ठीक है। ये सब किसमें है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, सभी किसमें है, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में। क्लियर हुआ। तो चाहे यहाँ से याद कर लीजिए और चाहे यहीं पर उठा के रखिएगा, निकाल लीजिएगा। वैसे हमारे ख्याल से याद कर लीजिए, क्योंकि फ्री में आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि ये फार्मूला लगा के इसको आप निकाल सको। बता क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना चीज़ हमने देख लिया है, अब इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें शियर रेनफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और पड़ेगी तो कब पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि काटने वाली क्षमता टाउ भी हमने देख लिया, बचाने वाली क्षमता हमने टाउ सी देखा और टाउ सी मैक्स देखा, ठीक है। अब कई केस हो सकता है, या तो काटने वाली क्षमता बचाने वाले से कम हो, या तो काटने वाली क्षमता बचाने वाले बराबर हो, और या तो काटने वाली क्षमता बचाने वाले से भी अधिक हो। तो जब बचाने वाले से अधिक है तो हम कहेंगे ये तो बचा ही सकता है। अगर ये भी नहीं बचा पाया तब क्या होगा, और ये अगर बचा ले रहा है लेकिन नॉर्मल रूप से हम कह रहे हैं कि टाउ सी जो है वो नहीं बचा पा रहा है, तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पर
बनाते हैं, डालते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, शियर रेनफोर्समेंट। उसको हम क्या कहते हैं, शियर रेनफोर्समेंट। तो शियर रेनफोर्समेंट हम आज नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम बताएंगे अगले लेक्चर में या कल। देखो शियर रेनफोर्समेंट क्या होता है, हम कहेंगे 2-3 कंडीशन इसमें देखते हैं। पहला नंबर क्या, कि जो टाउ बी का मान है ये कम है टाउ सी बाई 2 से। दूसरा, टाउ सी बाई 2 से अधिक है टाउ बी लेकिन कम है टाउ सी से। तीसरा, टाउ बी का मान अधिक है टाउ सी से लेकिन टाउ बी कम है किससे, टाउ सी मैक्स से, ठीक है। फिर अगला केस क्या होगा कि टाउ बी अधिक है टाउ सी मैक्स से, ठीक है। अब देखो यही है काटने वाले, ये है बचाने वाले। काटने वाले का जो भी मान है ये बचाने वाले के आधे से कम है, हम कहेंगे कि कोई भी शियर रेनफोर्समेंट डालने की आवश्यकता नहीं है, शियर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, इसमें शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन किया जाएगा, इसमें रीडिजाइन सेक्शन का ही करेंगे, इसमें रीडिजाइन सेक्शन का ही किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में आप देखेंगे हम अगले लेक्चर में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.